अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर जीन रेस के एक नॉवल व्हाइट सरगेसो सी को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें जीन रेस के बारे में तो ही वाज अ डोमिनिशियन ब्रिटिश ऑथर, हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन राइटर एज वेल। और उनका ये जो वर्क है व्हाइट सरगेसो सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है उनकी राइटिंग्स में से। बेसिकली उनका ये वर्क व्हाइट सरगेसो सी लिखा गया था 1950 से 66 के दरमियान और इसको पब्लिश करवाया गया था इन 1966। बेसिकली जीन रेस का ये जो वर्क है व्हाइट सरगेसो सी, इसमें फर्स्ट पर्सन और मल्टीपल नरेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। यानी कि थ्रू आउट द नॉवल जो नरेशन है वो शिफ्ट करती है। कभी यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट की बात दिखाई जाती है तो कभी यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं। अगर हम सेटिंग की बात करें तो बेसिकली 1830s का टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाया जा रहा है और जमाइका की सेटिंग है। यानी कि ये नॉवल लिखा गया है 1950 से 66 के दरमियान और इसमें जो टाइम सेटिंग रखी गई है दैट इज ऑफ 1830s और जमाइका जो है वो लोकेशन का नाम है यहाँ पे। बेसिकली ये जो नॉवल है ये एक रिस्पॉन्स है किसी और नॉवल का जो कि शार्लेट ब्रॉन्टे ने लिखा था जिसका नाम था जेन आयर। शार्लेट ब्रॉन्टे की ये जो स्टोरी है जेन आयर, बेसिकली ये एक ऐसी गर्ल के बारे में है जो ऑर्फन थी और उसने बहुत हार्श चाइल्डहुड देखा और उस हार्श चाइल्डहुड में से गुजरने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन के दुनिया के सामने आई जिसने लव और बिलोंगिंग को अटेन किया लेकिन कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर हम अपने इस नॉवल व्हाइट सरगेसो सी के बैकग्राउंड की बात करें यानी कि जिस टाइम पीरियड में ये लिखा गया था इन 1830s, तो उस टाइम का सिनेरियो क्या था। तो उस टाइम पे एमेंसिपेशन एक्ट यानी कि 1833 में ब्रिटेन के अंदर एमेंसिपेशन एक्ट आया था कि भाई जो स्लेवरी है ना इसको एबॉलिश कर दिया जाएगा। ये एक टाइप का स्लेवरी एबोलिशन एक्ट था, यानी कि कोई भी व्हाइट मैन ब्लैक को एज ए स्लेव ट्रीट नहीं करेगा। सबसे पहला करेक्टर हमारे पास हमारी प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है एंटोइनेट कॉसवे। वो एक व्हाइट डॉटर है ऑफ अ फॉर्मर स्लेव ओनर की जो कि कोलिब्री एस्टेट में रहते हैं। अब उसके जो फादर है मिस्टर कॉसवे वो बहुत ड्रंक करते थे जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी तकरीबन 5 साल पहले। अब वो अपनी मदर एनेट के साथ रहती है जो कि मेंटली रिटार्डेड लेडी है और उसका एक भाई है वो भी मेंटली तौर पे थोड़ा सा डाउन है जिसका नाम है पेरी। अब एंटोइनेट जो है वो अपनी एक नर्स के साथ रहती है जिसका नाम है क्रिस्टोफीन। अब उसकी एक फ्रेंड भी है टिया जो बेसिकली उसकी चीजें उसके पैसे वगैरह चोरी करती रहती है और वो एक पुअर फाइनेंशियल कंडीशन फेस कर रहे हैं। अब क्योंकि 1833 में एक एक्ट आ गया है और स्लेवरी जो है वो एबॉलिश कर दी गई है, यानी कि अब कोई भी एज ए स्लेव काम नहीं कर सकता। अब जो एनेट है उसके लिए बीइंग अ स्लेव ये एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, एक अर्निंग का जरिया था। अब क्योंकि स्लेवरी खत्म हो गई है तो अब एनेट के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो अब एनेट मिस्टर मैसन से शादी कर लेती है जो बेसिकली एक रिच मैन है ताकि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। और मिस्टर मैसन और एनेट जो है वो आउटिंग के लिए जाते हैं इन ट्राइनिडैड और जो बच्चे हैं वो अपने घर पे होते हैं विद आंट कोरा। अब क्योंकि जो ब्लैक पीपल है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई स्लेवरी तो खत्म कर दी है लेकिन अब हम कहाँ जाएं, स्लेवरी जो है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स थी तो अब हम कहाँ से अपने लिए कमाएं। तो बेसिकली अब इस प्रोटेस्ट के चलते ना वो उनके घर में आग लगा देते हैं जिस घर में रह रहे होती है एंटोइनेट और उसका भाई पेरी। एंटोइनेट जो है वो बीमार पड़ जाती है और ऑलमोस्ट 6 वीक के बाद जब उसको होश आता है उस फायर वाले इंसिडेंट के बाद जब वो होश संभालती है तो उसको पता चलता है कि जो पेरी है उसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है। अब उसकी जो मदर एनेट है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है मेंटली अपने बेटे की डेथ की वजह से, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए शादी की थी कि अगर मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी गेन करूंगी तो इनको अच्छा फ्यूचर मिलेगा, और अपने बेटे की डेथ के बाद वो मेंटली रिटार्डेड हो जाती है। अब इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को देखते हुए एनेट जो है वो अपनी बेटी को भी पहचानने से इनकार कर देती है। तो जो एंटोइनेट है एनेट की बेटी वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड फील करती है, यानी कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर जो है वो इतना मेंटल ट्रॉमा फेस कर रही है कि उन्होंने अपनी बेटी को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। तो अब जो एंटोइनेट है वो खुद को एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एडमिट करवा लेती है कि भाई अगर मैं इस माहौल से निकलूंगी तो हो सकता है मैं ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है इसको ओवरकम कर सकूं। अब मिस्टर मैसन जो है वो चाहते हैं कि एंटोइनेट की शादी मैं अपनी मर्जी से करवा दूं, यानी कि एक अरेंज मैरिज हो जाए ताकि कुछ ना कुछ इनकम मुझे भी मिल जाए। यहाँ पे ना हमारे पास फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब जो सेकंड पार्ट है वो एंटोइनेट के हस्बैंड जो कि एक इंग्लिश मैन है वो नरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना एनेट की डेथ हो जाती है उसी साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रॉमा को फेस करते हुए जो पेरी की डेथ के बाद जिसमें वो इन्वॉल्व हुई थी। अब यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है रिचर्ड मैसन, जो कि मिस्टर मैसन का पहले से एक बेटा होता है। अब जो एंटोइनेट के हस्बैंड है ना वो $30,000 के लिए ना उससे शादी करते हैं जो कि वो रिचर्ड और मिस्टर मैसन को पे करते हैं। अब एक दिन उसको लेटर मिलता है फ्रॉम द डैनियल कॉजवे। डैनियल कॉजवे जो है वो मिस्टर कॉजवे का पहले से बेटा था, तो यानी कि ये भी भाई है एंटोइनेट का, वो एक इलेजिटिमेट ब्रदर है। अब उस लेटर से एंटोइनेट के हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो एक मेंटली डिस्टर्ब फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पे सारे ऑलमोस्ट मेंटली रिटार्डेड थे। तो उसका जो एटीट्यूड है अपनी वाइफ की तरफ वो चेंज हो जाता है कि शायद इसका भी जो मेंटल लेवल है वो नॉर्मल नहीं है और इसकी जो मेंटल कैपेसिटी है यानी कि नॉर्मल नहीं है जो बाकी जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं। तो जो एंटोइनेट का पास्ट की रियलिटी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज होती है उसके सामने।
बाय हर हस्बैंड, यानी कि जो उसका हस्बैंड है वो उसको इमोशनली वीक करना शुरू कर देता है, उसको बर्था कह के बुलाता है। अब यहाँ पे एंटोइनेट की आइडेंटिटी को हिट किया जा रहा है, यानी कि उसका एक प्रॉपर नाम है एंटोइनेट, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो उसको बर्था कह के बुलाता है, यानी कि उससे उसका नाम ही वो छीन लिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि एक ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर किस तरीके से, जो बेशक स्लेवरी एबॉलिश हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर कितने ज्यादा ऑपरेशन और ब्रुटैलिटीज इंपोज की जा रही थी कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको बर्था कह के बुलाता है, यानी कि उसका नाम भी उससे वो छीन लिया जाता है। जो उसकी एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो वो फेस कर रही होती है कि उसका उससे नाम तक ले लिया गया है। अब जो एंटोइनेट का हस्बैंड है वो फिजिकल रिलेशनशिप पे इन्वॉल्व हो जाता है विद द मेड एमिली। अब ये क्रिस्टोफिन के लव पोशन की वजह से होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टायर है सोसाइटी का कि क्रिस्टोफिन वो नर्स थी जो टेक केयर करती थी एंटोइनेट की। वो एक लव पोशन अरेंज करती है कहीं से कि भाई ठीक है, एंटोइनेट के हस्बैंड को अगर मैं ये दे दूंगी तो मे बी वो एंटोइनेट की तरफ अपना बिहेवियर चेंज कर ले, लेकिन उसका कुछ उल्टा ही असर होता है एंड उसका जो बिहेवियर है वो मेड एमिली के लिए बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अब जो एंटोइनेट है वो खुद नरेट कर रही है थर्ड पार्ट को फ्रॉम द इंग्लैंड। अब वो ग्रेस पूल की केयरटेकर बन चुकी है, बहुत वायलेंट हो गई है और वो रिचर्ड पे अटैक कर देती है जब वो उससे मिलने के लिए आता है। अपने घर को वो आग लगा देती है और वो खड़ी होकर उस आग को देख रही है और वो उसी पास्ट को रिकलेक्ट कर रही है कि जब उसके घर में लास्ट टाइम आग लगी थी, जब ब्लैक पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे ये नॉवल खत्म हो जाता है। बेसिकली ये एक ओपन एंडेड नॉवल है कि इसका जो एंड है वो जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ से मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकलती हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये जेन आयर के रिस्पॉन्स में लिखा गया था, जो नॉवल लिखा था शार्लेट ब्रॉन्टे ने, कि भाई कैसे एक नेगेटिव बैकग्राउंड को फेस करने के बावजूद भी एक लड़की ने खुद को स्टेबल किया। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जब आप इतना नेगेटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आगे चल के आपको नेगेटिविटीज की वजह से एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। अगर हम इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन ऑफ स्लेवरी का थीम है कि किस तरीके से स्लेव्स पे पहले भी ऑपरेशन होता था, पहले भी उनके ऊपर ब्रुटैलिटीज इंपोज की जाती थी। और जब एमेंसिपेशन एक्ट आया इन 1833, जब स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया, तो उसके बाद भी ब्लैक पीपल को कुछ खास अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, क्योंकि जो स्लेवरी है वो उनके एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था। अब जब स्लेवरी ही उनसे छीन ली गई थी तो उनके पास कोई और एम्प्लॉयमेंट का, कोई और कमाने का जरिया बचा ही नहीं था। तो तब भी वो बहुत मिसट्रीट हो रहे थे बाय द सोसाइटी, बाय द स्टेट एज वेल। देन जो हमारे पास सेकंड थीम है दैट इज ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेशियल आइडेंटिटी, कि किस तरीके से यहाँ पे एक व्हाइट ब्लैक का मिक्सअप दिखाया गया है कि भाई यहाँ पे व्हाइट ब्लैक कम्युनिटीज जो है वो आपस में इंटरमिक्स कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे ब्लैक कम्युनिटी को फ्रॉम द व्हाइट कम्युनिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।